नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीजी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज ये हमारे हिंदी व्याकरण की दूसरे चैप्टर की दूसरी क्लास होने वाली है। इस क्लास की पहली टॉपिक में हमने पढ़ा था संधि, और उसमें हमने संधि के सारे नियम जाने कि संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद होते हैं, और संधि के सभी भेदों में हमने स्वर संधि को आरंभ किया था। स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि को पहली क्लास में कवर कर लिया था। अब इस क्लास में हम गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। दूसरा टॉपिक गुण संधि। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें गुण संधि की तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि गुण स्वर कौन से होते हैं। तो हमारे 3 स्वर जो होते हैं वो गुण स्वर कहलाते हैं। कौन से? नंबर 1 तो ए, दूसरा ओ और नंबर 3 अर। ये तीनों ही जो स्वर हैं वो गुण स्वर कहलाते हैं। अब ये बात थोड़ी सी सेपरेट करने वाली है कि हमने स्वर कई प्रकार के पढ़े हैं, लेकिन गुण स्वर कौन से होते हैं? वास्तव में ये जो स्वर हैं वो किन किन के मेल से बनते हैं, इनमें एक विशेष गुण होता है। क्या? कि ए जो है वो ए प्लस ई के मेल से बनता है। क्लियर है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि ए तो हमारी कंठीय ध्वनि होती है और ई ये तालव्य ध्वनि होती है। तो ए में कंठ और तालु के गुण पाए जाते हैं। वहीं दूसरा ओ में ओ का जो मेल होता है वो कौन कौन से स्वरों से होता है? ए और ऊ के मेल से ओ बनता है। इस तरह हम कह सकते हैं ए हमारा कंठीय स्वर है और ऊ ओष्ठीय स्वर है। इस तरीके से ओ में कंठ ओष्ठीय गुण पाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें अर की, तो तीसरा एक प्रकार का एक शब्द बनता है जिसमें अर बनता है। ए और री के मेल से ये हमारा अर बनता है, और इसमें पहली वाली ध्वनि जो है वो कंठीय है और दूसरी ध्वनि मूर्धन्य से उच्चारित होती है। तो इसके अंदर भी कंठीय और मूर्धा के गुण होते हैं, जिस कारण से ए, ओ और अर इन तीनों को गुण स्वर कहा जाता है। क्लियर है? अब मैं बात करूं कि इस गुण संधि में कुल कितने प्रकार के नियम हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जिस प्रकार से हमने सबसे पहले पढ़ा था कि दीर्घ संधि में सामान्य तौर पर तो 3 स्वर होते हैं दीर्घ, ए, आ और ई। लेकिन हमने जब उनके सारे नियम पढ़े तो कुल मिलाकर 12 नियम बनकर के सामने आए। इसी प्रकार से यदि हम बात करें ए के निर्माण की, तो देखो ए और ई के मेल से ए बनता है। लेकिन यदि हम इसमें भी ए को हस्व या दीर्घ माने और ई को हस्व या दीर्घ माने, तो इस तरह से इनके 4 नियम हो जाते हैं। कह सकते हैं ए या आ का मेल ई या ई से हो तो क्या बनेगा? ए बनेगा। तो इस तरीके से देखो, हम ए का मेल ई से कर सकते हैं, ए का मेल बड़ी ई से कर सकते हैं, आ का मेल भी ई से हो सकता है और बड़ी आ का मेल भी ई से हो सकता है। हर परिस्थिति में बनेगा क्या? ए बनेगा। पहला नियम। दूसरा, यदि हम ए या आ का मेल ऊ या ऊ से करते हैं तब भी क्या बनता है हमारा? हर परिस्थिति में ओ ही बनता है। कंडीशन वही, ए का मेल ऊ से कराएं या ए का मेल बड़े ऊ से कराया जाए। दूसरा, आ का मेल ऊ से कराएं या बड़े आ का मेल बड़े ऊ के साथ कराया जाए। हर परिस्थिति में क्या बनेगा? ओ ही बनने वाला है। दूसरा नियम। तीसरा, ए या आ का मेल यदि री से कराया जाए। क्लियर है? ए या आ का मेल री से कराया जाए, हर परिस्थिति में हमें आगे क्या मिलेगा? अर ही मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के 4 नियम और 2 नियम। इस संधि में भी हमें 8 नियम देखने को मिलने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं
पहचान गुण संधि की आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी से संबंधित हम बहुत से एग्जाम्पल करके देखते हैं कि क्या ये नियम हमारे सही प्रकार से एग्जिट या फिल हो भी पाते हैं या नहीं। आइए शुरू करते हैं। नियमों को थोड़ा सा हम साइड से करके रखेंगे फिलहाल में अभी। इनको हम यहां रख देते हैं, बाद में चेक करने के लिए थोड़ा आसानी रहेगी कि हमने क्या जाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। सबसे पहला एक शब्द लिखा हुआ है इतरेतर, तो हम पहचानेंगे कि इसमें संधि कहां पर हुई है। देखेंगे पहले बच्चों, शब्द लिखा हुआ है इतरेतर, तो इसमें संधि कहां हो रही है? संधि का स्थान हो रहा है यहां जहां पर हमें कोई स्वर मध्य में बनता दिखाई देता है। यदि मैं इस शब्द को यहां से तोड़ दूं तो क्या बनेगा? पहला शब्द कल की तरह ही इतर धन ए प्लस तर। क्लियर है? अब यदि मैं इसको तोड़ूंगा तो ये किन दो वर्णों से मिलकर के बना होगा? ए धन ई। अब ये बात तो क्लियर है, ए हमारा ए और ई के मेल से बना होगा, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था ए और ई के मेल से अ बनता है। लेकिन अब ये इतर हमारा बड़े आ से बनेगा या ये वाला हमारा बड़ी ई से बना होगा, ये हम शब्द को पहचानेंगे तब क्लियर होगा कि कौन सा वाला स्वर इनमें जुड़ा हुआ है। तो ए हमारा रे में जुड़ेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इतर। इसका मतलब पहला वाला जो वर्ण है हमारा वो हंसवी रहने वाला है, इतर। और दूसरा वाला ई, बड़ी वाली ई बनती ही नहीं है, देखो पहले वाला जैसा ही जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इतर, इतर धन इतर। तो ये हो जाएगी इतरेतर की संधि विच्छेद। दूसरा शब्द है हमारा विवाहेतर। इसको भी सेम प्रोसेस से ही तोड़ेंगे, एक ही मात्रा है, यहां से ही इसको अलग किया जाएगा। क्या हो जाएगा? है पे हलंत लगाएंगे, निकलेगा क्या? ए, बाद में तर। ए के स्थान से जब शब्दों को तोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए धन ई। क्लियर है? तो विवाह होता है या विवाह? विवाह आ होता है, विवाह हा, विवाह नहीं होता है, विवाह होता है। तो क्या हो जाएगा? ये ए जो है सिंपल सा ही है में जुड़ेगा, इसे कंप्लीट कर देगा। क्या हो जाएगा? विवाह। और इतर अभी हमने पढ़ा है, इतर कुछ नहीं होता है, इतर होता है। तो क्या हो जाएगा? इतर। इस तरीके से हम इसकी संधि भी विच्छेद कर सकते हैं। उसके अलावा अगला जो हमारा शब्द है वो लिखा हुआ है हित इच्छा या हितेच्छा। क्या है लिखा प्यारे बच्चों? हितेच्छा। तो इसको लिखेंगे, हलंत लगाएंगे तय के नीचे और ए निकाल देंगे, प्लस आधा चय छ और धन आ। क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि जहां पर संधि होती है केवल उसी स्थान पर शब्दों में विकार होता है, उससे पहले वाले शब्द में कोई परिवर्तन नहीं और बाद वाले शब्दों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। स्थान देखेंगे जहां पर संधि हो रही होती है, तोड़ेंगे ए धन ई में। अब देखेंगे ये हित होता है या हिता होता है? हित होता है। इच्छा में छोटी मात्रा लगती है, बड़ी मात्रा लगती है? छोटी ही लगती है, तो सिंपल सी बात, दोनों अपने आप स्थान पर जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? हित धन इच्छा। क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? हित धन इच्छा। उसी प्रकार से एक शब्द है हमारा योगेंद्र। क्या तोड़ेंगे इसको? देखेंगे जरा, गे के ऊपर लगी हुई है मात्रा एक ही, यहां से हलन लगा करके एक ही मात्रा बाहर निकालेंगे, आधा न द्र। कुछ इस तरीके से हम इसका संधि विच्छेद करने वाले हैं। ए को तोड़ेंगे, ए धन ई। अब योग होता है या योगा होता है? योग ही होता है, तो इसका मतलब इसमें गे ही जुड़ने वाला है। क्या जुड़ेगा? योग। और इंद्र होता है या इंद्र होता है? नहीं, इंद्र ही होता है, इसलिए यहां भी क्या जुड़ेगा? इंद्र। तो इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी योग धन
इंद्र। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। और दूसरी बात, इतनी डिटेल में हम जब समझ रहे हैं तो चीजों को समझना ज्यादा भारी बात नहीं रह जाती है। बस इतना है कि आप कुछ शब्द अपने आप से तोड़ करके देखेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। शब्द लिखा हुआ है उमेश, तो क्या हो जाएगा, आप यहां मैं इस तरीके से आपको करना बता रहा हूं, लेकिन आपको केवल अपने आप से ही शब्दों को याद करना है। संधि विच्छेद में कौन सा शब्द किस शब्द के रूप में बनता है, बस उसको पहचानना है। संधि बहुत ज्यादा भारी टॉपिक नहीं है, लेकिन शब्दों की पहचान होना बहुत जरूरी है। यदि शब्दों की आपको पहचान नहीं होगी तो आप कभी भी संधि सही नहीं कर सकते हो। उमा धन ए प्लस श, बिल्कुल वही बात, ए और ई। अब देखते हैं ये होता है या उमा होता है, आ होता है, तो अब नियम हमारा परिवर्तित हो जाएगा। ये ए की जगह जुड़ेगा आ, और ये ईश में ईश होता है या ईश होता है। मैंने कल ही बताया था ईश भगवान का पर्यायवाची, उसमें बड़ी मात्रा लगती है, तो क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे हम उमा और इस जगह जोड़ेंगे हम बड़ी वाली ई, तो क्या हो जाएगा, उमा धन ईश उमेश। क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक और बहुत ही बेहतरीन शब्द आपको देखने को मिल रहा है, ये एग्जाम में भी पूछा गया है और इसका अर्थ भी एग्जाम में पूछा गया है, गुड़ाकेश। सबसे पहली बात तो इस शब्द का अर्थ बताते हैं, पहले आप इसकी संधि विच्छेद समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, गुड़ाक प्लस ए यहां पर लगा हुआ है और बाद में लिखा हुआ है श। क्या लिखा हुआ है, गुड़ाक ए और धन श। हम इस शब्द को तोड़ेंगे तो कैसे छूटेगा, ए धन ई। अब देखते हैं ये जो शब्द लिखा हुआ है और ये शब्द जो लिखा हुआ है वो किन किन शब्दों के मेल से बनेगा। तो ये जो शब्द होता है इसका पूरा नाम होता है गुड़ाका। क्या होता है, गुड़ाका। इसका मतलब यहां पर तो ए जोड़ने वाला है और बाद में जब ई जोड़ेंगे तो इश थोड़ी होता है, ईश होता है। तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे गुड़ाका धन ईश। इसका मतलब क्या हुआ, गुड़ाका के ईश। गुड़ाका का तात्पर्य होता है नींद और ईश का मतलब देवता। नींद के जो देवता है अर्थात भगवान शिव। तो ये शब्द हमारा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुड़ाकेश नींद के देवता अर्थात शिव जी का पर्यायवाची है। ध्यान रखेंगे, बहुत मोस्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में अगला शब्द लिखा हुआ है परमेश्वर, सेम टू सेम है। कैसे टूटेगा, परम धन ईश्वर। ये शब्द आपको ज्ञात ही होगा। आगे चलते हैं, कुछ और शब्द जो दूसरे नियम से बने हुए हैं। जैसे एक लिखा हुआ है नरोचित, हलन लगाएंगे। अब हम ओ वाले नियम देख लेंगे, चित। अब ओ किस तरीके से बनता है, ओ बनता है ए धन ऊ के मेल से। किन के मेल से, ए धन ऊ के मेल से ओ बनता है। देखेंगे जरा, अब ये नर होता है या नरा होता है, जाहिर सी बात सबको जानकारी है ये नर ही होता है। क्लियर, ए जुड़ जाएगा रेमे को। और ये उचित होता है या उचित होता है, नहीं छोटा वाला ऊ ही लगता है। इसका मतलब ये हो जाएगा नर धन उचित नरोचित। अगला शब्द है हमारा सूर्योदय। तो सेम टू सेम, सूर्य धन उदय, बहुत आसान है। ए निकाला और ऊ निकाला, इससे बन जाता है ओ और ये हो जाएगा सूर्योदय। अगला शब्द है हमारा लोकोक्ति। क्या है फिर बच्चों, लोकोक्ति। अब यहां पर संधि हो रही है, देखेंगे ओ में नहीं हो रही है, पूरे वाले लोकोक्ति। क्या करेंगे, लोक लोकोक्ति। तो कैसे बना हुआ है, ये बना हुआ है ऐसे, ए धन ऊ से। ठीक है, पहचानेंगे ये ऐसे बना हुआ है, लोक होता है, लोका होता है, लोक ही होता है, जाहिर सी बात है। इसका मतलब यहां पर ए ही सामान्य तौर पर जुड़ जाएगा। ये उक्ति होता है या उक्ति होता है, ये उक्ति होता है। क्या हो जाएगा, लोक धन उक्ति, लोक उक्ति।
क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब कुछ अगले जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक लिखा हुआ है आनंदोत्कर्ष। क्या लिखा हुआ है? तो सिंपल सी बात है, दो शब्दों में टूटेगा, आनंद धन उत्कर्ष, बिल्कुल आसान सा शब्द है। अगला लिखा हुआ है अन्योक्ति। तो जैसे हमने लोकोक्ति पढ़ा था उसी तरीके से हो जाएगा अन्य धन उक्ति। ए धन ऊ के मेल से ओ बन जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम इन चार शब्दों की। ये चार बिल्कुल डिफरेंट शब्द हैं, जिसमें मैंने बताया था कि तीसरा जो नियम होता है गुण संधि का, तीसरा गुण स्वर होता है, वो होता है हमारा अर। कौन सा? अर। और ये बनता कैसे है? ए के साथ यदि कहीं पर री मिल जाए, या ए या आ के साथ, यहां पर ए हो सकता है, यहां पर आ भी हो सकता है। क्लियर है? तो उसके मेल से अर बनता है। देखो पहला ही शब्द जो लिखा हुआ है देवर्षि। पहले बच्चों इस शब्द को पढ़ते हुए बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। कैसे? जब हम इस शब्द को पढ़ रहे हैं तो ये रे जो है बीच में आ रहा है, और किस तरीके से ये ए और रे बनेगा, और इसके मिलने से अर बना हुआ है। ध्यान से देखेंगे। अब इस शब्द को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देवर्षि। क्लियर है? मैं इस शब्द को और थोड़ा सा तोड़ लूं तो कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते इसे। मैं हलंत लगाऊं यहां पर देव में, और यहां से क्या निकलेगा? ए निकल गया। फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? रे। कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसके बाद में और जो बाद वाले शब्द हैं उनको भी लिख दूं, शी भी लिख दिया गया है। तो क्या लिखा गया? देखो देवर्षि, देवर्षि। क्लियर है? अब इन दोनों के मेल से ये जो दोनों बने हैं, अर जो बना हुआ है वो किस किस के मेल से बना हुआ है? ए और री के मेल से बना हुआ है। इसको कुछ इस तरीके से नहीं कर सकते। ए तो अपनी जगह पर यथावत रहने वाला है, लेकिन रे के स्थान पर क्या हो जाएगा? री। ए और री के मेल से क्या बना हुआ है? अर बना हुआ है। क्लियर? तो ये ए तो जुड़ जाएगा हमारा देव में, दे में, और ये री जुड़ जाएगा हमारा शी में। तो क्या हो जाएगा? देव धन ऋषि। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? देव धन ऋषि। तो हमने इस एक देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद किया। हम एक देखेंगे रिवर्स, उल्टा, उसमें हम संधि विच्छेद शब्द को संधि करने वाले हैं। क्लियर? जैसे ये लिखा हुआ है भरत ऋषि, भरत धन ऋषि। इसका संधि विच्छेद संधि करके देखते हैं क्या होता है। लिखा हुआ है भरत धन ऋषि। अब अगर मैं यहां हलंत लगा दूं तो यहां से क्या निकलेगा? ए, और ये री भी ले लेंगे बाद वाले शब्द का, री, और इन दोनों के मेल से क्या बनने वाला है? अर। क्या बनेगा? अर। सिंपल सी बात है। तो अब क्या हो जाएगा? ये अर मैं जोड़ूंगा भरत के साथ में। अब ये वाला ए तो कर देगा तय को पूरा पूरा हो गया, लेकिन ये जो रे है ये तो हलंत रूप ही रह जाएगा। क्लियर है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं और इसको ऐसे लिख सकता हूं। अभी अलग अलग ही लिख रहे हैं। हालांकि याद रखना, कभी भी अगर बीच में कोई हलंत शब्द हो, हलंत वर्ण हो सॉरी, और उसके बाद में कोई शब्द आ रहा हो तो मात्रा हमेशा इससे पहले से ही लगती है। इसका शुद्ध रूप उच्चारण जो होगा वो किस तरह से होगा? वो इस तरीके से लिखा जाएगा, और ये बाद में मात्रा की तरह लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? भरतर्षि, भरत ऋषि। इसी तरीके से और भी कुछ शब्द हैं, जैसे सप्तधन, सप्तर्षि लिखा हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा? सप्तधन ऋषि। बहुत आसान है। एक और आते शब्द जो है शिशिर ऋतु है, शीत ऋतु है। इन शब्दों में भी हम इसी प्रकार से संधि कर सकते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है? शीत, हलंत लगाएंगे, ए निकलेगा, धन री प्लस टू। अब ये दोनों किस तरीके से बने होंगे? ए धन री, इन दोनों के मेल से क्या बन जाएगा? आर। तो इस री की जगह पर केवल केवल क्या बन जाएगा? रे। अब ये तो जुड़ेगा आगे, कहां जाएगा? शीत। अब ए तो कंप्लीट हो गया, ये रे भी आएगा, और ये लिख जाएगा टू। क्लियर है? अब इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? ये रे कभी भी बीच में हलंत रूप नहीं रहता है, रेफ की तरह लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? शी तर टू।
ये हो जाएगी शीत ऋतु की सही संधि। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं यह संधि यानी कि गुण संधि अब आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज करता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और उसका हम आपको पूरा सॉल्यूशन बता देंगे। आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट संधि पर, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वृद्धि संधि में वृद्धि करने वाले स्वर पाए जाते हैं, जिनमें मात्राओं की एक वृद्धि हो जाती है, वो स्वर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमने क्या पढ़ा था, ए का मेल किया था ई से और ए का मेल किया था ऊ से। यहां बन रहा था ए और यहां बन रहा था औ। और हर वाला कॉन्सेप्ट वृद्धि संधि में देखने को मिलता नहीं है, लेकिन इनसे ही हो जाएगा। अभी तक हमने गुण संधि पढ़ी तो ए का मेल ई और उससे बना ए। वृद्धि गुण संधि में ए का मेल ऊ और उससे बना था औ। अब ऐसा नहीं होगा, अब सीधा सीधा मेल करेंगे। ए का मेल करेंगे डायरेक्ट ए से, ए का मेल करेंगे डायरेक्ट औ से, और इनके मिलने से ही क्या बनेगा, बड़ा वाला ए और बड़ा वाला औ। यार ये बार बार टच हो जाता है। तो इसके मिलने से क्या बनेगा, ए, और इसके मिलने से क्या बनेगा, औ। इसको एक चीज याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि अब दो मात्रा देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे कि यहां पर हमें मात्रा देखने को मिलेंगी कुछ इस तरह से और ओ की मात्रा देखने को मिलेंगी कुछ इस तरह से। यदि ऐसी कंडीशन है तो लगभग 95% से ज्यादा शब्दों में हमारी वृद्धि संधि हो सकती है। 100% नहीं कह सकते, क्योंकि 1-2% ऐसे भी शब्द होते हैं 1-2% की कंडीशन में जिसमें यण संधि भी हमको देखने को मिलेगी। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसके भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि वृद्धि संधि के टोटल कितने नियम होंगे, तो वृद्धि संधि के नियम भी टोटल बच्चों 4 होने वाले हैं। कैसे, देखो, ए का मेल या आ का मेल किससे करेंगे, ए से करेंगे या ए से करेंगे, तो क्या बनेगा, ए बनेगा। दूसरा नियम, ए का या आ का मेल ओ से करें या औ से करेंगे तो भी क्या बनेगा, औ बनेगा। क्लियर है मेरे बच्चों? तो ध्यान से देखेंगे, 4 नियम तो हो गए ए और ए के, जिससे हम ए बनाने वाले हैं, और 4 नियम हुए हमारे ए ओ के, जिससे कि बनेगा औ। इस तरीके से कुल 8 नियम वृद्धि संधि में देखने को हमको मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं कुछ और ऐसे शब्द जिनको हम वृद्धि संधि में देखेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं फिलहाल के लिए। आप इनका पढ़ने के बाद वीडियो पॉज करके स्क्रीन को ले सकते हैं और आगे के प्रैक्टिस के लिए इनको संभाल कर रख सकते हैं। क्लियर है? अब दो एक शब्द बना हुआ है, इस पे लिखा हुआ है एक एक। क्या लिखा हुआ है, एक एक। अब मैं क्या काम करूंगा, पहले तो मैं यहां पर एक लिखूंगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहां से मुझे शब्द को तोड़ना है। जहां पर हमारा कोई स्वर जुड़ रहा होता है, जिस जगह से हमें संधि विच्छेद करना होता है, उसी जगह पर हलंत लगाते हैं, वहां से स्वर को निकाला जाता है। अब यहाँ पर ए बना हुआ है, ये वाला। बाद में क्या लिखा हुआ है, क्या? तो अब देखेंगे कि ये ए किन के मेल से बना हुआ होगा, ए प्लस ए या ए या आ हो सकता है या फिर ए हो सकता है, और दूसरे वाले में भी आ हो सकता है या ए हो सकता है। क्लियर है? आगे देखेंगे जरा। अब जब हम इन दोनों का मेल करेंगे तो ए बनेगा, ए और ए के मेल से क्या बनेगा, ए बनेगा। क्लियर? देखेंगे जरा। अब यहां पर क्या जुड़ेगा और यहां क्या जुड़ेगा, सिंपल सी बात है। कै को ये ए जो है हमारा कै में जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, एक, सॉरी हलंत नहीं लगेगा, और इसके बाद में ये वाला जो ए है ये भी जुड़ जाएगा कै में, तो क्या हो जाएगा, एक। इस तरीके से एक एक शब्द का संधि विच्छेद होगा, एक धन एक। उसके बाद में अगला जो शब्द है वो शब्द है हमारा धनेशी। तो इसका क्या हो जाएगा, धन धन ए प्लस शी। अब ये सेम टू सेम ए प्लस ए के मेल से बना हुआ है। अब देखेंगे
यहाँ पर हम लगाएगा। एक पॉइंट याद रखेंगे बच्चों प्यारों, जब भी हम कहीं से स्वर निकालते हैं तो वहां हमको निश्चित तौर पर हलंत लगाना ही होता है। अगर ये हलंत नहीं लगेगा तो हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। क्यों? यदि यहाँ पर हलंत नहीं है इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई स्वर जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो देखेंगे जरा, ए धन ए के मेल से बना हुआ है। अब देखेंगे ये धन होता है, धना होता है, धन ही होता है। ओफो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? धन धन ऐशी, और ये ऐशी होता है, ऐशी नहीं होता है, इसलिए यहां पर छोटी ही मात्रा लगेगी, तो ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। उसी तरीके से करेंगे सदा, यहां पर एक पॉइंट याद रखेंगे, सद नहीं होता है, सदा होता है, और ये हो जाएगा अयब। ये अयब नहीं होगा, ये एव होगा, सदा धन एव। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को ये समझ में टॉपिक आ रहा होगा। उसके बाद में अगला आ जाता है धन ऐश्वर्य। लिखा हुआ है धन, हलंत लगाएंगे अय प्लस श्वर्य। अब ये जो शब्द टूटेगा किस में टूटेगा? ए और अय में। क्लियर? अब देखते हैं धन होता है या धना होता है। नहीं, धना कोई शब्द ही नहीं होता है, इसलिए यहां पर क्या जुड़ जाएगा? सामान्य तौर पर ए ही जुड़ेगा। अब ये ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य होता है, ये बच्चों ऐश्वर्य होता है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? हम पहले वाले शब्द में तो जुड़ जाएगा धन, ए कंप्लीट हो गया। अब ये हो जाएगा ऐश्वर्य। क्या हो जाएगा? ऐश्वर्य। क्या हो जाएगा? ऐश्वर्य। तो इस तरीके से धनेश्वर्य शब्द की जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? धन धन ऐश्वर्य। क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में अगला जो शब्द है हमारा वो लिखा हुआ है स्वैच्छिक। क्या लिखा हुआ है? स्वैच्छिक। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा स्वे प्लस ए प्लस छिक। ठीक, अब इसको तोड़ेंगे ए और ए में। क्लियर? अब ये ए है या आ है, ये इस शब्द से पता लगेगा। ये ए है या आए है, ये इस शब्द से पता लगेगा, ऐच्छिक शब्द से पता लगेगा। तो क्या होता है? ये तो होता है स्वे, ए स्वा नहीं होता है, स्वे ही होता है। और ये बाद वाला शब्द क्या होता है? ऐच्छिक या ऐच्छिक, ये ऐच्छिक होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? स्वेधन ऐच्छिक। इस तरीके से शब्द बन जाएगा हमारा स्वेधन ऐच्छिक, स्वैच्छिक। उसके बाद में जो अगला हमारा शब्द लिखा हुआ है वो है हमारा गंगेश्वर्य। तो इसका संधि विच्छेद भी हम सेम टू सेम इसी प्रकार से करेंगे। क्या हो जाएगा? गंगा धन। अब देखो ऐश्वर्य हमने पहले भी तोड़ा है, ऐश्वर्य ऐश्वर्य में हमारी मात्रा बड़ी लगती है, तो क्या जाएगा? ऐश्वर्य। ये पॉइंट याद रखेंगे पर बच्चों, औषधि पर ऐश्वर्य पर जो ए की मात्रा होती है या ए स्वर जो आता है वो बड़ा वाला ही आता है, ये दीर्घ ही आएगा। अन्यथा की स्थिति में बच्चे सबसे ज्यादा जो गलतियां करते हैं वो इन शब्दों की पहचान में ही करते हैं। शब्दों को अगर आप सही से पहचान लोगे तो इस संधि में कभी भी कोई गलती नहीं होगी। अब बात करते हैं औ संबंधित नियमों की। तो लिखा हुआ है महोज। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? महोज। है में अगर मैं हलंत लगा दूं तो क्या निकलेगा? ओ धन जय। और ओ किन किन के मेल से बनता है? ए धन ऊ के। ठीक है, अब सॉरी ऊ नहीं है, ओ है। ओ या औ इनके मेल से बनेगा हमारा औ। तो ये शब्द देखेंगे पहले, ये मह होता है या महा होता है? तो क्लियर सी बात है, महा होता है। महा का तात्पर्य होता है बड़ा या महान। क्लियर? तो क्या हो जाएगा यहां पर? ये हो जाएगा हमारा महा और ये हो जाएगा हमारा औज। सॉरी, एक मात्रा लगेगी ओज पर, औज। क्या हो जाएगा? महाधन औज।
इस टॉपिक में भी सबसे ज्यादा जो गलतियां होती है ना प्यारे बच्चों, वो शब्दों को पहचानने में ही होती हैं। अगर आपको शब्दों की पहचान नहीं की, औज पर एक मात्रा लगती है, दो मात्रा लगती है, औषधि पे एक मात्रा लगती है या दो मात्रा लगती है, तो कभी भी ये संधि ठीक नहीं होती। अक्सर बच्चों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो इस प्रकार के शब्दों को पहचानने में ही होती है। तो इसलिए इन शब्दों को बहुत अच्छे से ही आप याद करेंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई समस्या ना हो। उसके बाद में एक शब्द लिखा हुआ है जलोक, तो सेम टू सेम इसकी संधि विच्छेद भी कैसी हो जाएगी, जल धन ओक। ओक पर भी हमारी एक ही मात्रा लगती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। महाधन ओजस्वी, ओजस्वी बहुत आसान टॉपिक है, महोजस्वी हो जाएगा। उसके बाद में परमोदार्य, परमोदार्य एक शब्द अलग है, परम धन औ धन दार्य। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देखो ए प्लस ओ के मेल से बना हुआ है, क्लियर। तो देखेंगे परम तो सामान्यतः बन जाता है, तो क्या हो जाएगा, परम होता है, परमा नहीं होता है, परम यानी बड़ा। औदार्य, औदार्य पर मात्रा दो लगेंगी, कौन सी,